राजनीति विज्ञान नाम सुनते ही लगता है कि कितना बड़ा और मुश्किल सब्जेक्ट होगा, है ना? पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम एक लंबे लेक्चर के जो सबसे जरूरी हिस्से हैं उन्हें निकालकर बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझेंगे। तो आज का हमारा सफर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनिया के देश एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं। फिर हम समझेंगे कि ये जो शक्ति या पावर है, इसका असली मतलब क्या होता है। और आखिर में हम ये देखेंगे कि सरकारें असल में काम कैसे करती हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ग्लोबल स्टेज पर। ये वो अखाड़ा है जहां देश कभी एक दूसरे से मुकाबला करते हैं तो कभी एक दूसरे का साथ देते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र, जिसे दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया था, वो कोल्ड वॉर के टाइम पे लगभग बेअसर सा क्यों हो गया था? ऐसा क्या हुआ था? तो इसका जवाब छिपा है वीटो पावर में। उस समय की 2 सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत संघ सिक्योरिटी काउंसिल में एक दूसरे के किसी भी प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेते थे। और नतीजा, पूरा सिस्टम जैसे जाम हो गया था। कोई भी जरूरी फैसला आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। तो अब इस डेडलॉक का हल क्या था? 1950 में एक बड़ा ही स्मार्ट तरीका निकाला गया, जिसे कहते हैं शांति के लिए एकता प्रस्ताव। इसके तहत जनरल असेंबली को ये पावर दी गई कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल वीटो की वजह से कोई फैसला नहीं ले पा रही है तो वो खुद एक्शन ले सकती है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, जिसका इस्तेमाल पहली बार कोरिया युद्ध के संकट के दौरान हुआ था। अब ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक थ्योरी को बड़े आसान तरीके से समझाती है। निर्भरता सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कुछ इस तरह से बनी है कि अमीर और गरीब देश एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, गरीब देश कच्चा माल और सस्ता श्रम देते हैं और बदले में अमीर देश उन्हें टेक्नोलॉजी और पैसा देते हैं, और इसी से ये चक्र चलता रहता है। अच्छा, तो अभी हमने देखा कि देश दुनिया के मंच पर कैसे एक दूसरे से डील करते हैं, पर अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और एक ज्यादा बुनियादी सवाल पूछते हैं। ये जो शक्ति है, ये असल में है क्या, और ये किसके पास होती है? जरा सोचिए, अगर दुनिया में कोई सरकार ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से बड़े बड़े दार्शनिक सोचते आए हैं। एक तरफ थे थॉमस हॉब्स, जिनका मानना था कि ये तो बहुत ही भयानक स्थिति होगी, सबका सबके खिलाफ युद्ध जैसा माहौल। लेकिन दूसरी तरफ जॉन लॉक जैसे विचारक थे, जो काफी पॉजिटिव थे। उनका मानना था कि इंसान तो समझदार है और शांति से रह सकता है। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है संप्रभुता का, यानी आखिर में सबसे बड़ा अधिकार किसके पास है? एकलवादी सिद्धांत कहता है कि सारी की सारी शक्ति सिर्फ एक ही जगह होती है, राज्य के पास। वहीं बहुलवादी सिद्धांत ये मानता है कि नहीं, शक्ति समाज के कई अलग अलग ग्रुप्स में बटी होती है, जैसे कि ट्रेड यूनियंस, बड़ी बड़ी कंपनियां और धार्मिक संगठन। लेकिन एक सवाल तो फिर भी रहता है, चाहे कागज पर कुछ भी लिखा हो, असल में राज कौन करता है? असल में बागडोर किसके हाथ में है? इसका एक बड़ा ही मजेदार जवाब दिया समाजशास्त्री सी राइट मिल्स ने अपनी 1956 की किताब द पावर एलीट में। उन्होंने कहा कि देखो, सरकार किसी भी तरह की हो, असली पावर हमेशा कुछ गिने चुने लोगों के एक छोटे से ग्रुप के हाथ में ही रहती है। ये वो लोग होते हैं जो राजनीति, सेना और बिजनेस की दुनिया के टॉप पर होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं। तो ठीक है, हमने ग्लोबल पॉलिटिक्स की बातें कर ली, पावर के सिद्धांत भी समझ लिए। अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है, मतलब सरकार की मशीनरी चलती कैसे है। चलिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वोटिंग सिस्टम को समझते हैं, जिसे है सिस्टम या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। इसका मेन मकसद ये होता है कि किसी का भी वोट बेकार न जाए। देखिए, इसमें होता क्या है। वोटर्स उम्मीदवारों को अपनी पसंद के हिसाब से रैंक देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। फिर पहले पसंद के वोट गिने जाते हैं। जो जीत का कोटा पूरा कर लेता है वो जीत जाता है। अगर कोई नहीं जीतता तो सबसे कम वोट वाले को बाहर कर दिया जाता है और उसके वोट उसकी दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार को मिल जाते हैं। और ये तब तक चलता रहता है जब तक सारी सीटें भर नहीं जाती। अच्छा, अब जरा चुनावों से हटकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। भारत में मिलिट्री स्टेशंस के आसपास के जो सिविल एरिया होते हैं, उनका प्रशासन एक खास कानून से होता है, और ये कानून यानी कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट साल 2006 में पास किया गया था। और इसमें एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं, ये किसी राज्य सरकार या लोकल म्युनिसिपैलिटी के अंडर नहीं आते। ये सीधे केंद्र सरकार की डिफेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होते हैं। और आखिर में बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की, यानी नौकरशाही की।
अब देखिए, हम सब इस शब्द को थोड़ा नेगेटिव तरीके से देखते हैं ना, पर मजे की बात यह है कि कार्ल मार्क्स का इस पर नजरिया काफी अलग था और शायद थोड़ा पॉजिटिव भी। पता है, मार्क्स ने नौकरशाही की तारीफ इसलिए नहीं की कि वो बहुत एफिशिएंट होती है, बल्कि इसलिए की क्योंकि वो राज्य को मजबूत बनाती है। वो इसे पावर को एक जगह इकट्ठा करने का एक जबरदस्त टूल मानते थे, जो उनके हिसाब से एक नए समाज को बनाने के लिए जरूरी था। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या नौकरशाही हमेशा पावर को सेंट्रलाइज ही करती है? और अगर हाँ, तो ये समाज के लिए अच्छा है या बुरा?